जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेरियस एलएलबी से एंड वाचिंग अलविल एसोसिएट्स एलएलबी पार्ट 3 पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हम पढ़ रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है आज। क्वेश्चन आज का है जी, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ लीगल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, पहले तो ये डिबेट है कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं भी या नहीं। दो तरह से बहस है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आपकी स्टेट्स हैं वो सब्जेक्ट मैटर होती हैं इंटरनेशनल लॉ का। आपके इंडिविजुअल्स जो हैं वो सब्जेक्ट मैटर नहीं होते इंटरनेशनल लॉ का। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी लॉ का सब्जेक्ट कौन है? आपके इंडिविजुअल्स हैं, पाकिस्तान के सिटीजन हैं। ठीक है, यानी लॉ किसके लिए बनाया जाता है? लॉ उस कंट्री के मखसूस लोगों के लिए बनाया जाता है, यानी पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके लिए पाकिस्तान की लेजिस्लेशन जो है वो लॉ बनाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सब्जेक्ट मैटर हुए किसका? पाकिस्तानी लॉ का या पाकिस्तान का या पाकिस्तानी स्टेट का। तो जब आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लॉ की तो बहस ये आती है कि क्या इंटरनेशनल लॉ के अंदर ऐसे लॉज मौजूद हैं जो कि इंडिविजुअल्स के साथ डील करते हैं? अगर तो मौजूद हैं तो हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट हैं। अगर तो ऐसे लॉज मौजूद नहीं है जो कि डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को जो है वो एंटरटेन करें, तो फिर हम इंडिविजुअल्स को एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ नहीं मानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ जो है उसमें स्टेट की बात की जाती है। स्टेट रिकग्निशन, स्टेट सक्सेशन, स्टेट हुड, स्टेट के एलिमेंट्स, स्टेट की टेरिटरी किस तरह से जो है वो आपने एक्वायर करनी, किस तरह से लूज करनी है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी आपने इंटरनेशनल के अंदर इंटरनेशनल लॉ के अंदर टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे के सारे आप स्टेट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक तो बात यही समझ आती है कि जो स्टेट्स हैं ये सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ का, इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि इंडिविजुअल्स एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो पहले तो हमें ये साबित करना है कि जो इंडिविजुअल्स हैं ये भी इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर हैं। वो कैसे हैं, इस बात को हम इस क्वेश्चन में प्रूव करेंगे। इसको इन डिटेल देखते हैं। इंट्रोडक्शन। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, जो रवायती अप्रोच है, वो तो यही थी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ के स्कोप में आती हैं। इंटरनेशनल लॉ सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के साथ डील करता है। जैसे कि आपने पढ़ा ट्रीटीज, तो ट्रीटीज क्या थे कि स्टेट्स के दरमियान ट्रीटीज हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा, वो सारी चीजें। तो ट्रेडिशनल अप्रोच तो यही है कि स्टेट्स आर ओनली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि ना, सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स भी सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ का। कैसे, वो सारा पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। ट्रेडिशनली ओनली स्टेट्स वर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी रवायती तौर पे तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट हुआ करती थी। इंटरनेशनल लॉ सारा का सारा जो है वो स्टेट्स को ही सिर्फ डील करता था, स्टेट्स पे ही बात करता था, स्टेट्स से ही रिलेटेड जो है वो ट्रीटीज वगैरह पे बात करता था। बट दिस हैज चेंज्ड। अब क्या हुआ है? टुडे इंडिविजुअल्स हैव लीगल स्टेटस। आज के दौर में इंडिविजुअल्स को भी लीगल स्टेटस जो है वो हासिल है, मीनिंग दे कैन हैव राइट्स एंड ड्यूटीज अंडर इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो जैसे किसी मखसूस मुल्क के अंदर उनके राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं, इसी तरह इंटरनेशनल लॉ भी ट्रीटीज के थ्रू इंडिविजुअल्स पे राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो लगा सकता है। उनके कुछ राइट्स उनको दे सकता है, कुछ ड्यूटीज उन पे इम्प्लीमेंट कर सकता है। ज्यादा दूर नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ एक साल पीछे चले जाए पार्ट 2 में, और ह्यूमन राइट्स लॉ का सब्जेक्ट जो है वो अपने माइंड में लेके हैं। तो ह्यूमन राइट्स लॉ को जब हम पढ़ रहे थे तो क्या हमने बिल ऑफ राइट्स नहीं पढ़े थे? बिल ऑफ राइट्स में हम क्या चीजें देख रहे थे? यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, किसको डील करता है? वर्ल्ड वाइड तमाम दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। स्टेट्स की बात नहीं करता है, हाँ बात करता है, कहता है स्टेट्स कंप्लायंस करवाएंगी, और बात किसके हकूक की कर रहा है? इंडिविजुअल्स के राइट्स की बात कर रहा है।
क्या पाकिस्तान में कर रहा है सिर्फ, क्या इंडिया में कर रहा है सिर्फ? आंसर है नो। सही आंसर क्या है? सही आंसर ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूडीएचआर फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है इंडिविजुअल्स के। थोड़ा सा आगे आ जाए, आईसीसीपीआर इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो उसमें किसके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात हो रही थी? पाकिस्तान के लोगों के या इंडिया के लोगों के या श्रीलंका के लोगों के? नहीं, बल्कि हर वो स्टेट जिसने आईसीसीपीआर को रेटिफाई किया, उस हर स्टेट के जो रहने वाले सिटीजन हैं, बशिंदे हैं, उन सब के राइट्स की बात कर रहा है। तो इस तरह ये जो आपका इंटरनेशनल लॉ है, ये जो यूडीएचआर है, ये जो आईसीसीपीआर है, ये जो आईसीईएससीआर है, ये सारे इंटरनेशनल लेवल के लॉज है ना। तो ये इंटरनेशनल लेवल के लॉज किसको डील कर रहे हैं? इंडिविजुअल्स को डील कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि पहले सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स जो है वो सब्जेक्ट मैटर हुआ करती थी इंटरनेशनल लॉ का, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, लेकिन मॉडर्न एज में, आज के दौर में इंडिविजुअल्स भी जो है वो सब्जेक्ट मैटर हैं आपके इंटरनेशनल लॉ का। इंडिविजुअल्स भी जो है वो उनके ऊपर उनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं इंटरनेशनल लॉ की तरफ से, और कुछ ड्यूटीज इम्पोज की जाती हैं उन पे इंटरनेशनल लॉ के अंडर। ठीक है, तो इसलिए आज आपका जो इंडिविजुअल है वो भी सब्जेक्ट मैटर है किसका? इंटरनेशनल लॉ का। ह्यूमन राइट्स लॉज प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स while international criminal laws hold them accountable for crimes like genocide and war crimes। तो जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि आज के दौर में जो ह्यूमन राइट्स अवेलेबल हैं आपको बिल ऑफ राइट्स के अंदर, वो सारे के सारे क्या करते हैं? आपके इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर कोई बंदा इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, जैसे वो वार क्राइम्स हैं, जैसे वो जेनोसाइड है, तो उसको आपकी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो एंटरटेन करती है और उसको सजा दे सकती है। ठीक है, तो इसलिए इंटरनेशनल लॉ किस पे अप्लाई होता हुआ आपको नजर आ रहा है? इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब इंटरनेशनल लॉ इंडिविजुअल्स पे अप्लाई हो रहा है, तो मतलब ये है कि इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर आपके इंडिविजुअल्स हैं। दिस shift recognize that individuals, not just states, play a key role in the international legal system। तो कहता है इससे जाहिर होता है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स नहीं, बल्कि आपके जो इंडिविजुअल्स हैं ये भी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट हैं और बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इंट्रोडक्शन से होप सो बेस बन गई हो। इंटरप्रिटेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी 2 लाइन्स की एक इंटरप्रिटेशन है, ये एज इट इज आपने कर लेनी। वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे आ रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इंटरनेशनल लॉ किस किस को डील करता है। नंबर फर्स्ट पे स्टेट्स को डील करता है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, बरतानिया, रशिया, कनाडा, चाइना, स्टेट्स को जो है वो डील करता है। तो स्टेट्स हो गई सब्जेक्ट किसका? इंटरनेशनल लॉ का। स्टेट्स के अलावा और क्या है? नंबर सेकंड पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी जो इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक यूएन है, डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल रैंक की ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी किसका सब्जेक्ट मैटर है? इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर है। इंटरनेशनल लॉ इनको डील करता है। देन नंबर थर्ड पे इंडिविजुअल्स आ गए, तो यहाँ से शो हो गया कि इंडिविजुअल्स भी सब्जेक्ट मैटर हैं आपके इंटरनेशनल लॉ का। कहता है पीपल कैन हैव राइट्स, यानी ह्यूमन राइट्स अवेलेबल है आपको। किसके अंडर अवेलेबल है? यूडीएचआर, आईसीसीपीआर, आईसीएससीआर। ठीक है, और कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ वुमन, वो भी किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, किस लेवल की वो कन्वेंशन है? इंटरनेशनल लेवल की कन्वेंशन है। तो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली आपका डील कर रहा है अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स को, सो दैट्स व्हाई इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन द मॉडर्न एज। आज के दौर में इंडिविजुअल्स जो है वो आपके इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट हैं। नंबर थर्ड पे है मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस, कहता है बिग कंपनीज मस्ट फॉलो सम इंटरनेशनल रूल्स एटसेट्रा। अच्छा, यहाँ से मुझे भी थोड़ी सी आई के राइट नाउ हम जब अपनी ऐप बनाने जा रहे थे, तो डेवलपर्स के काम है, हमें तो इस चीज़ का पता नहीं, हम तो पैसे देने वालों में से। तो
वो पैसे दे ही जा रहे हैं, काम हो रहा है एनी हाउ, तो एक लेवल आता है जिसपे आके वो रिजेक्शन मिलती है हमें, तो फिर मैं थोड़ा सा मतलब उसमें इंटरप्ट करता हूँ, मैं बगौर मामला को देखता हूँ, मैं और आप कर भी रहे हैं राइट नाउ। तो हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, लेकिन हमें मामला चलाने के लिए इंटरनेशनल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ हमें बाउंड होना पड़ता है। लाइक ऐप स्टोर है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है, एंड्रॉयड प्ले स्टोर है, इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है। तो हमारी कंपनी जो है वो पाकिस्तान में तो रजिस्टर्ड है बीइंग अ लॉ एसोसिएट्स, लेकिन अगर आपने प्ले स्टोर पे ऐप स्टोर पे काम करना है जाके, तो फिर आपको इंटरनेशनल लेवल पे उसको जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जिसके लिए वो डांस नंबर का सारा प्रोसीजर जो सुबह से भी हम कर रहे हैं। तो ये क्या है कि जो आपकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स हैं या कंपनीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट मैटर है किसका, इंटरनेशनल लॉ का। इंटरनेशनल लॉ उनको भी डील करता है, सो अल्टीमेटली वो भी सब्जेक्ट मैटर है आपके इंटरनेशनल लॉ का। तो स्टेट्स, इंडिविजुअल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी कॉर्पोरेशंस, कंपनीज एटसेट्रा, ये सारे के सारे सब्जेक्ट मैटर है किसका, इंटरनेशनल लॉ का। इंटरनेशनल लाइन सबको डील करता है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो स्टेट्स हैं ये सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल लॉ का, आपके इंडिविजुअल्स जो है वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि आपके जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी सब्जेक्ट मैटर हैं इंटरनेशनल लॉ का। ये दोनों अप्रोचेस में यही लिखा हुआ है, सो सिंपली मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट पे है इंडिविजुअल्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मेन क्वेश्चन अब हमारा ये है कि हमने इस चीज पे बहस करनी है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो सब्जेक्ट मैटर हैं इंटरनेशनल लॉ का। इसमें भी आगे दो चीजें हैं, ठीक है। ये जो इंडिविजुअल एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, इसमें दो अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच वो है जो ये साबित करने पे तुली हुई है कि इंडिविजुअल्स जो है ना सब्जेक्ट नहीं है इंटरनेशनल लॉ का। वो क्या क्या रीजंस देते हैं पहले वो पढ़ेंगे। फिर एक अप्रोच वो है जो कि कहते हैं कि इंडिविजुअल्स सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ का। वो अपने इस पॉइंट को साबित करने के लिए कौन कौन सी रीजंस देते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो फिर आप पे छोड़ेंगे कि आप बताएं कि वाकई में इंडिविजुअल्स को आप सब। जी, तो इसमें पहले देखते हैं वो वाली अप्रोच कि जिसमें कहते हैं कि इंडिविजुअल आपके इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट, individuals are not subject of international law, they give the following arguments। और उनके arguments क्या हैं इस चीज को साबित करने के लिए कि इंडिविजुअल जो है वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है इंटरनेशनल लॉ का। सबसे पहले वो कहते हैं स्टेट्स क्रिएट एंड इन्फोर्स इंटरनेशनल लॉ। पहला उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जो आपकी स्टेट है यानी पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, कनाडा है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कहते ये जो स्टेट्स है ना ये इंटरनेशनल लॉ बनाती हैं और यही इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करवाती हैं। यानी जितने भी इंटरनेशनल लेवल के ट्रीटीज हैं उनको आपकी स्टेट्स साइन करती हैं, वो एग्रीमेंट्स आपकी स्टेट्स साइन करती हैं, इंडिविजुअल्स जाके साइन नहीं करते हैं। सो इसलिए स्टेट्स जो हैं वो सब्जेक्ट हैं इंटरनेशनल लॉ का, आपके इंडिविजुअल्स सब्जेक्ट मैटर नहीं है। लेट्स सपोज सिंध ताश मुआहिदा हुआ पानी का, किसके साथ, पाकिस्तान का इंडिया के साथ इन द ईयर ऑफ 1960 1960 में। अब वो माहिदा किसके दरमियान हुआ, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ये दो स्टेट्स का आपस में ट्रीटी था, वहां पे आप और मैं नहीं गए थे जो है वो ट्रीटी साइन करने, मतलब इंडिया की आबादी नहीं आई थी या पाकिस्तान की आबादी नहीं गई थी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना, ट्रीटी साइन करना, बल्कि स्टेट्स का आपस में मुआहदा हुआ था। तो ये आर्ग्यूमेंट वो दे रहे हैं कि स्टेट्स आपस में जो है वो लॉज बनाती हैं और इन्फोर्स करवाती हैं, इंडिविजुअल्स नहीं करवाते। सो इस बेस पे वो कह रहा है कि स्टेट्स सब्जेक्ट मैटर है, इंडिविजुअल्स नहीं है। पढ़ते हैं, कहता है अकॉर्डिंग टू सॉरी स्टेट्स क्रिएट एंड इन्फोर्स इंटरनेशनल लॉ, कहता है इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स एंड लॉज मेड बाय द स्टेट्स नॉट इंडिविजुअल्स। यानी जो इंटरनेशनल लेवल के ट्रीटीज होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, लॉज होते हैं, वो स्टेट बनाती है आपकी, इंडिविजुअल्स नहीं बनाते हैं। सो दैट्स व्हाई इंडिविजुअल्स आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि आपके इंडिविजुअल्स हैं वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। सेकेंड रीजन जो वो देते हैं, कहता है जी ओनली स्टेट्स कैन साइन ट्रीटीज एंड ब्रिंग केसेस टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
कहता है जितने भी ट्रीटीज होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स जो है वो साइन कर सकती हैं, और स्टेट्स ही उनकी वायलेशन पे मसला जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके आती हैं, इंडिविजुअल्स नहीं लेके आती। सो दैट्स व्हाई individuals are not the subject matter of the international law. नंबर थर्ड पे कहते हैं laws are enforced by the governments not by the individuals। जो laws होते हैं इंटरनेशनल लेवल के उनको यानी ICCPR के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ICESCR के हैं, UDHR के, उन सबको इन्फोर्स कहता है कौन करवाता है? आपके मुल्क की गवर्नमेंट करवाती है, इंडिविजुअल्स नहीं करवाते हैं। सो दैट्स व्हाई इंडिविजुअल्स जो है वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है इंटरनेशनल लॉ का। पहले नंबर पे तो ये रीजंस हो गए। मजीद रीजंस भी देते हैं इसमें वो स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले। वो कहते हैं जी इंडिविजुअल्स डिपेंड ऑन देयर स्टेट्स प्रोटेक्शन। कहते हैं जी इंडिविजुअल्स खुद अपनी प्रोटेक्शन नहीं करते, इंडिविजुअल स्टेट पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि स्टेट उनकी प्रोटेक्शन करे। सो दैट्स व्हाई स्टेट्स जो है वो सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल लॉ की, इंडिविजुअल्स नहीं है। कहता है इफ एन इंडिविजुअल्स राइट्स आर वायलेटेड, अगर किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, दे कैन नॉट डायरेक्टली गो टू इंटरनेशनल कोर्ट, वो डायरेक्टली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा सकते। देयर गवर्नमेंट मस्ट टेक एक्शन ऑन देयर बिहाफ, उनकी गवर्नमेंट को उनके बिहाफ पे एक्शन लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इफ अ सिटीजन इज ट्रीटेड अनफेयरली इन अनदर कंट्री, किसी दूसरे मुल्क के अंदर आपके सिटीजन के साथ जो है बुरा सलूक किया जा रहा है, देयर होम कंट्री यानी स्टेट, तो जिस मुल्क के साथ उनके साथ बुरा हो रहा है और वो बंदा जिस जगह का रहने वाला है, जिस मुल्क का रहने वाला है, वो मुल्क उसके बिहाफ पे, वो स्टेट उसके बिहाफ पे जो है वो एक्शन लेगी, हैज टू रेज द इशू नॉट द इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल खुद जाके रेज नहीं करेगा। तो इस वजह से भी कहता है स्टेट जो है वो सब्जेक्ट मैटर है, इंडिविजुअल नहीं है। नंबर नेक्स्ट पे है क्लासिकल इंटरनेशनल लॉ फोकस्ड ओनली ऑन स्टेट्स। तो वन ऑफ द रीजन कहता है कि जो क्लासिकल इंटरनेशनल लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे फोकस करता है, इंडिविजुअल पे तो वो फोकस ही नहीं करता है, क्योंकि वो सारा क्योंकि स्टेट्स पे फोकस कर रहा है, इसलिए स्टेट्स ही जो है वो सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल लॉ का, इंडिविजुअल्स इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट नहीं है। ये वो सारी रीजंस हैं। इस पे कुछ क्रिटिसिज्म फिर लोगों ने किया, यानी इस स्कूल ऑफ थॉट ने सारे के सारे जो अपने आर्ग्यूमेंट्स थे वो इस बिहाफ पे दिए कि आपकी जो स्टेट्स हैं वो सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल लॉ का, आपके इंडिविजुअल्स सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो इस पे फिर क्रिटिसिज्म आया, तनकीद की थिंकर्स ने। उन्होंने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो फिर यूडीएचआर किस सिलसिले में जो है वो तमाम तर जो लोग हैं दुनिया भर के रहने वाले उनको डील कर रहा है, फिर आईसीसीपीआर किस बिहाफ पे जो है वो तमाम लोगों को जो है वो डील कर रहा है, फिर आईसीईएससीआर किस बिहाफ पे जो है वो तमाम लोगों के कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहा है, फिर कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, ये जो कन्वेंशन है ये किस तरह से तमाम दुनिया भर की जो खवातीन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे फिर क्रिटिसिज्म में ये बात साबित की गई कि आप जो कही जा रहे हैं ना कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स को इंटरनेशनल लॉ डील करता है, नहीं, थोड़ा सा इधर आके देखें, ये भी इंटरनेशनल लॉ है और ये डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को जो है वो डील कर रहा है, इंडिविजुअल्स के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहा है, उनके कल्चरल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहा है। तो इसलिए आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि स्टेट्स आर ओनली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बल्कि आपके इंडिविजुअल्स भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं। तो इसमें तनकीद में यानी क्रिटिसिज्म में सारा यही है, यानी ह्यूमन राइट्स लॉज अप्लाई टू द इंडिविजुअल्स। जैसे मैंने आगे बात कर दी कि इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूनाइटेड नेशन एंड द कोर्ट्स लाइक द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स अलाउ इंडिविजुअल्स टू ब्रिंग केसेस, यानी इंडिविजुअल्स डायरेक्ट अपना केस लेके जा सकते हैं। ट्रीटीज लाइक द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर गिव इंडिविजुअल्स राइट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ के अंडर यूडीएचआर जैसे जो चार्टर्स हैं ये डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को जो है वो राइट्स दे रहे हैं। तो यहाँ से साबित होता है कि इंडिविजुअल्स भी जो है वो सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल लॉ का। तो ये तो हो गया वो स्कूल ऑफ थॉट जो कि कहता है कि इंडिविजुअल्स आपके सब्जेक्ट मैटर नहीं है इंटरनेशनल लॉ के, सिर्फ स्टेट्स हैं, और उसकी तनकीदी जायजा भी हमने पढ़ लिया। अब जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि आपके जो इंडिविजुअल्स हैं वो हैं सब्जेक्ट मैटर इंटरनेशनल लॉ का, और अपनी इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए वो डिफरेंट रीजंस भी देते हैं। वो डिफरेंट रीजंस जो है हमने इसमें पढ़नी है। तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ना जो कहता है कि सब्जेक्ट मैटर है इंडिविजुअल, वो लेड बाय
जो है वो कैल्सन है। कैल्सन इसको लीड करता है और क्या कहता है जी, अनदर स्कूल ऑफ थॉट हु बिलीव्ड दैट द इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ इज लेड बाय द हेंस कैल्सन एंड हिज आर्ग्यूमेंट्स आर एज अंडर। तो हेंस कैल्सन जो है वो कहता है कि इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, और अपने पॉइंट को साबित करने के लिए उसके डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स है। कहते हैं हेंस कैल्सन, अ फेमस लीगल स्कॉलर, आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल्स आर द ट्रू सब्जेक्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, नॉट जस्ट द स्टेट्स। सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स भी जो है वो सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल लॉ का। पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट है लॉ ऑलवेज अप्लाइड टू द इंडिविजुअल्स। कहता है चाहे ट्रीटीज आपकी स्टेट ही जाके साइन कर रही है, चाहे जो एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपकी स्टेट ही जाके जो है वो उनको रेटिफाई कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली उन ट्रीटीज ने, अल्टीमेटली उन एग्रीमेंट्स ने, अल्टीमेटली उन कॉन्ट्रैक्ट्स ने अफेक्ट किसको करना है? ऑब्वियसली उस स्टेट के सिटीजन्स को ही करना है ना, उस स्टेट के रहने वाले बाशिंदों को करना है। तो इस तरह से वो जो लॉ स्टेट ने जाके रेटिफाई किया है वो सिटीजन्स को डील कर रहा है, वो सिटीजन्स को इम्पैक्ट कर रहा है, सो सिटीजन्स पे वो अप्लाई हो गया है। तो इन दिस सेंस वी कैन से दैट कि इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली जो है वो सिटीजन्स पे अप्लाई हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इंडिविजुअल्स भी जो है वो सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल लॉ का। कैल्सन का पहला पॉइंट ये था। कहता है कैल्सन बिलीव्ड दैट ऑल द लॉज, जितने भी लॉज हैं इंक्लूडिंग इंटरनेशनल लॉ, जिसमें इंटरनेशनल लॉ भी आपका आ जाता है, अल्टीमेटली इफेक्ट इंडिविजुअल्स। जैसे मैंने पहले बताया कि आप अगर कोई ट्रीटी जाके साइन कर रहे हैं, आप कोई एग्रीमेंट अगर जाके साइन कर रहे हैं, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कर रहे हैं किसी दूसरे स्टेट के साथ, तो अल्टीमेटली उस ट्रीटी ने, अल्टीमेटली उस कॉन्ट्रैक्ट ने अफेक्ट किसको करना है? आपकी आवाम को ही करना है ना। तो इस तरह से डायरेक्टली आपका जो इंटरनेशनल लॉ है वो इंडिविजुअल्स को किसी ना किसी वे में अफेक्ट तो कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। कहता है इवन व्हेन स्टेट्स साइन ट्रीटीज दोस लॉज मस्ट बी फॉलोड बाय द पीपल विद इन द स्टेट। नंबर सेकंड पे जो कैल्सन ने अपना पॉइंट दिया उसमें इसने कहा जी इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स, कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को। ही आर्ग्यूड दैट इंटरनेशनल लॉ डज नॉट जस्ट regulate relations between the states but also applies to the individuals, especially in areas like human rights and war crimes etc. तो अब तक तो हमने ये भी पढ़ा था कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि स्टेट्स के आपस में रिलेशंस को गवर्न करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो जब मॉडर्न एज में आप इंटरनेशनल लॉ को पढ़ेंगे तो इससे आगे बात निकल जाती है, नॉट इवन स्टेट्स बल्कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी लाइफ्स को भी जो है इंटरनेशनल लॉ इफेक्ट करता है। लाइक ह्यूमन राइट्स लॉ की जब आप बात करेंगे तो जो भी कंट्री है उसके अंदर जो भी ह्यूमन राइट्स प्रोवाइडेड है वो सारे के सारे ट्रू स्पिरिट होंगे किसकी, यूडीएचआर की, आईसीसीपीआर की, आईसीसीआर की। तो इस तरह से जो है वो ये भी पॉइंट देता है कि इस बिहाफ पे भी आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नंबर थर्ड पे है पनिशमेंट फॉर क्राइम्स अंडर इंटरनेशनल लॉ। वो कहता है सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बताता बल्कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है इंटरनेशनल लेवल का तो उसको इंटरनेशनल लॉ के अंदर सजा भी दी जा सकती है, पनिश भी किया जा सकता है उस इंडिविजुअल को, किसी भी स्टेट से चाहे वो ताल्लुक रखता हो। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। Kelson pointed out that after World War II, international tribunals like the uh, Nuremberg trials punished individuals for crimes such as genocide and war crimes. तो war crimes अगर वो करता है, किसी भी स्टेट से ताल्लुक रखने वाला बंदा है, अगर वो war crimes में इन्वॉल्व होगा तो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं जो कि उस खास इंडिविजुअल को सजा दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि इंटरनेशनल लॉ के तहत उस बंदे को हमने सजा दे दी, तो इंटरनेशनल लॉ अप्लाई हो गया ना डायरेक्टली उस बंदे पे, तो साबित हो गया कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसका सब्जेक्ट इंडिविजुअल्स भी है। नंबर 4 पे जो लास्ट पॉइंट था इसका, कहते हैं इंडिविजुअल्स हैव राइट अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ जब क्रिटिसिज्म उसका पढ़ा था ऊपर वाले का, कि इंडिविजुअल्स को अब इंटरनेशनल लॉ के अंडर फंडामेंटल राइट्स हासिल है अंडर यूडीएचआर, आईसीसीपीआर, आईसीईएससीआर। सो दैट्स व्हाई इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। तो डिबेट हमारी खत्म हुई। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये इंडिविजुअल जो है वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है इंटरनेशनल लॉ का, वो भी हमने रीजंस पढ़ी क्यों कहता है और क्रिटिसिज्म भी उसमें पढ़ा। और एक स्कूल ऑफ थॉट जो कि लेड बाय हेंस कैल्सन है उसको देखा जो कि कहता है कि इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसकी भी रीजंस पढ़ी। मेन क्वेश्चन यही था। अब काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स कुछ दे दिए हैं कि कुछ तो होते हैं सिटीजन्स,
जो कि उस स्टेट के रहने वाले हैं, कुछ है रिफ्यूजीज जो कि एक स्टेट से भाग के दूसरी में आए होते हैं, प्रोटेक्शन असाइलम वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, वो काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। नंबर थर्ड पे है स्टेटलेस पर्सन, पीपल विदाउट एनी नेशनैलिटी और कंट्री, ऐसे लोग जिनकी कोई नेशनैलिटी नहीं होती, किसी कंट्री से ताल्लुक नहीं होता वो। देन वार क्रिमिनल्स, इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सीरियस क्राइम्स लाइक जेनोसाइड एंड वार क्राइम्स एक्सेट्रा, वो इंडिविजुअल्स के काइंड्स में आते हैं, और टेररिस्ट होते हैं। अच्छा जी, द रीजंस ऑफ इंडिविजुअल्स रिकॉग्निशन एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, वो कौन सी रीजंस हैं जिनकी बिना पर इंडिविजुअल्स को इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर माना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस इंडिविजुअल्स गेन रिकॉग्निशन इन इंटरनेशनल लॉ वाज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शंस, यानी पहले ये नहीं था, पहले सिर्फ स्टेट्स को इंटरनेशनल लॉ के अंदर इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लेकिन जब वर्ल्ड वार 2 हुई उसके अंदर काफी ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई, काफी ज्यादा अट्रोसिटीज जो है वो कमिट की गई, तो यूएन बनी इन द ईयर ऑफ 1945, यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी क्रिएशन के बाद फिर इंटरनेशनल लॉ का जो स्कोप था वो बढ़ गया, और इंटरनेशनल लॉ का जो दायरा कार था वो भी एक्सपैंड कर गया, और उसके बाद फिर स्टेट्स के साथ साथ इंडिविजुअल्स को भी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट के तौर पे लिया गया, और उस पर भी काफी ज्यादा वर्किंग की गई, और उसके ही नतीजे में जो है यूडीएचआर, ये नीचे वही एग्जांपल आ गई, ये पार्ट 2 में भी आप पढ़ के आए हैं, ऊपर भी मैं बता चुका हूँ, सो मैं ज्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाता हूँ। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का है, ये एक उसकी तरफ जो है वो स्टेप था। देन इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, जिसमें आईसीसीपीआर यानी इंटरनेशनल क्या है यार, इंटरनेशनल कन्वेंशन कवेनेंट ऑन सोशल नहीं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, और आईसीईएससीआर है इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। तो ये जो ट्रीटीज हैं, ये जो कन्वेंशंस हैं, ये इंटरनेशनल रैंक के हैं, और ये इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे डायरेक्टली किसको डील कर रहा है, इंडिविजुअल्स को कर रहा है। सो कहता है ये वो सारे स्टेप्स हैं, ये वो सारी चीजें हैं कि जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स को रिकॉग्निशन मिली इन इंटरनेशनल लॉ एज अ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। देन रीजनल ह्यूमन राइट सिस्टम है, राइट्स टू पिटीशन इंटरनेशनल बॉडीज हैं, की एग्जांपल इंक्लूडिंग कौन कौन सी एग्जांपल हैं, ECHR है, और ये भी आपने सारी ह्यूमन राइट्स में पढ़ी हैं, सिंपल सी है। देन लीगल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर द इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के अंडर कौन कौन से लीगल राइट्स जो है वो इंडिविजुअल्स को हासिल हैं। सबसे पहले ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शंस हैं, राइट्स टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, द फेयर ट्रायल अंडर ट्रीटीज लाइक द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये राइट हासिल है। नंबर सेकंड पे प्रोटेक्शन इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स, द जिनेवा कन्वेंशंस प्रोटेक्ट सिविलियंस एंड प्रिजनर्स ऑफ वार ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स, तो अगर कोई झगड़े होते हैं तो उसको कौन डील करेगा, जिनेवा कन्वेंशन डील करेगा, जो कि सिविलियंस के राइट्स की बात करता है ड्यूरिंग वार एटसेट्रा। नंबर थर्ड पे जो राइट हासिल है इंटरनेशनल लॉ के अंदर इंडिविजुअल्स को, वो है रिफ्यूजीज राइट्स, कहता अंडर द 1951 रिफ्यूजीज कन्वेंशंस इंडिविजुअल्स फ्लीइंग प्रोसिक्यूशन हैव लीगल प्रोटेक्शन, तो मतलब एक बंदा जो कि एक मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जाके पनाह लेता है, रिफ्यूज जो है वो सीख करता है, तो उसको जो है वो अंडर रिफ्यूजीज कन्वेंशन 1951 जो है वो इंटरनेशनल लॉ ये राइट देता है कि वो वहां पे पनाह जो है वो ले सकता है। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर है, द कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर प्रोहिबिट्स द क्रूअल एंड इनह्यूमेन ट्रीटमेंट इंश्योरिंग इंडिविजुअल्स आर नॉट सब्जेक्ट टू द टॉर्चर, तो मतलब इंटरनेशनल लॉ इस बात को इंश्योर कर रहा है कि वर्ल्ड वाइड जहां से भी आपका ताल्लुक है, नो वन कैन बी सो क्रूअल टुवर्ड्स यू, आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपके साथ इनह्यूमेन ट्रीटमेंट नहीं करेगी, आपको टॉर्चर नहीं करेगी बिला वजह का। ये सारे राइट्स कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, आपका इंटरनेशनल लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है, किनके, इंडिविजुअल्स के। सो अगर इंटरनेशनल लॉ इंडिविजुअल्स को ये सारे के सारे राइट्स दे रहा है, तो अल्टीमेटली ये सारे इसी बात की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि इंडिविजुअल्स आपके सब्जेक्ट मैटर हैं इंटरनेशनल लॉ का, तभी तो इंटरनेशनल लॉ ये सारी मेहनत कर रहा है इंडिविजुअल्स के राइट्स को सिक्योर करने के लिए। लास्ट में हमारे पास जो है इसका कंक्लूजन है, तो होप सो आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा, नहीं भी आया तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके साथ शेयर हो रहे हैं, अगेन सुने, फिर भी नहीं आता तो आ जाए मेरे पास, मेरे से आकर पूछ लें, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।